अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में है। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन हम पढ़ रहे हैं। फिशन को जब हमने कंट्रोल नहीं किया था तो वो एटॉमिक बॉम्ब का एक आपके पास एप्लीकेशन थी। जब हमने उसे कंट्रोल कर लिया फिशन को तो वो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर उसकी एक एप्लीकेशन थी। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, इसमें क्या कौन सी चीज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, फ्यूल क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो ये आज हमारा टॉपिक होगा। मुख्तलिफ तरह के कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, फिर उनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिवाइस होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करती है इन कंट्रोल चेन रिएक्शन के जरिए। यानी होता चेन रिएक्शन ही है, मगर हम उसे कंट्रोल ऐसे तरीके से करते हैं कि कांस्टेंट आपके पास एक मखसूस एनर्जी हर बार आपको हासिल हो रही होती है। इसमें हम कहेंगे कि ऐसा एक यानी सिस्टम है जिसमें U-235 फिशनेबल मटेरियल होगा और नॉन फिशनेबल मटेरियल में जिसमें बेरिलियम ऑक्साइड है, कैडमियम है, ये इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो एक कंट्रोल मैनर में चले और आपके पास एक कांस्टेंट एनर्जी रिलीज करता चला जाए। ठीक है। अब अगर हम पहले इसमें देख लें, इसका यानी स्कीमेटिक फिक्स ही समझ लें कि ये जो आपको एक शेल सा दिख रहा है, ये सारे का सारा, ये इसमें कन्फाइनमेंट आपने की हुई है। अब इसके अंदर क्या है? सबसे बुनियादी चीज है कोर, ये जिसे लिखा हुआ है रिएक्टर कोर। ठीक है। ये किससे बनती है, क्या होता है, ये आगे चल के डिटेल में देखेंगे। इस कोर के अंदर फ्यूल रॉड्स होती हैं, ये कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं। फिर अब आपके पास ये सारा कुछ हमने एक शेल के अंदर रखा है। फिर आपके पास यहाँ पे एक पानी है, यहाँ से जो हीट पैदा होगी वो इस तरीके से जाएगी, पानी को भाप में तब्दील करेगी, वो स्टीम यहाँ से निकलेगी, टरबाइन चलाएगी, उसको कंडेंस कर लेंगे। वहां से आपने जैसे झील में से या नहर से पानी भेजा, वो उसने कंडेंसेशन की, वो दोबारा पानी की फॉर्म में आके दोबारा यहाँ पे आके फिर ये एक प्रोसेस चलता चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो हीट निकलेगी वो उसकी वैल्यू कम होके वो पंप के जरिए दोबारा, यानी एक साइक्लिक पाथ हमारे पास चल रहा होगा हीट एक्सचेंजर के तौर पे यहाँ पे जैसे आप पंप के जरिए देख रहे हैं पानी वापस भेजा जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल सा रिव्यू था हमारे पास। अब इन डेप्थ जरा डिटेल में मानते हैं कि क्या है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपके पास सबसे बुनियादी चीज कोर है, रिएक्टर कोर। वो जो आपने ऊपर वाली तस्वीर में देखा ना, तो उसको जरा वाजिया करके यहाँ पे मैंने बना दिया। अब इसमें क्या है कि ऐसा रीजन जिसमें फ्यूल रखा जाता है, मॉडरेटर होता है, न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर होते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर बुनियादी तौर पे बोरान का होगा या बेरिलियम ऑक्साइड का होगा। ये दोनों नॉन फिशनेबल हैं और आपके पास रिफ्लेक्ट या स्कैटर करने की सलाहियत रखते हैं कोर के अंदर न्यूट्रॉन को। एटॉमिक फ्यूल को फैब्रिकेट किया जाता है फॉर्म ऑफ स्लग, जो कि कैंस के अंदर होता है जर्कोनियम अलाय में। जैसे आप अगर इस सारे के अंदर देखें तो आपके पास ये एक वेसल है, इसके अंदर ये यूरेनियम फ्यूल रॉड आप देख रहे हैं, दिस वन। तो ये आपको पड़े हुए रॉड्स दिख रहे हैं इसके अंदर। अब अगली जो अहम चीज है वो है मॉडरेटर, वो भी स्कोर के अंदर ही होगा। अब क्या है जनाब कि मॉडरेटर बुनियादी तौर पे एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो पैदा होने वाले न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगा, यानी फिशन के नतीजे में जो न्यूट्रॉन आएंगे उनको स्लो कर देगा। और आपके पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी हो जाएगी, और जो थर्मल एनर्जी आप जब स्लो करेंगे तो 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अच्छा, अब एक अच्छे मॉडरेटर में क्या खूबियां होनी चाहिए कि उसका रिलेटिवली लार्ज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और रिलेटिवली स्मॉल अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, हाई एटॉमिक डेंसिटी हो और स्मॉल मैस नंबर हो। इन चारों खूबियों को ज़हन में रखें तो हमारे पास ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी D2O हैवी वाटर जिसे हम बोलते हैं, H2O सादा पानी, कार्बन 12, ये इस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखो, ये आपको मॉडरेटर दिखाए जा रहे हैं डार्क कलर के अंदर। ये न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। ठीक होगी बात। अब इसके बाद जो कंट्रोल और सेफ्टी रॉड मैकेनिज्म आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रॉड्स हैं, ये जो आपके पास फर्दर फिशन को कंट्रोल करेंगे, तो ये सारा मामला आप देखते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर लेवल है वो हम कंट्रोल करते हैं किससे, जो न्यूट्रॉन जनरेशन की रेशियो है कि कितने न्यूट्रॉन हमने फर्दर आजाद करने हैं जो फर्दर फिशन पैदा करें, तो वो इन रॉड्स की मदद से होगा जो आप इस जगह पे देख रहे हैं।
अच्छा, तो आपके पास कैसे होता है कि ये हम न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल जिसमें कैडमियम है, बोरॉन है, उनको रॉड की शक्ल में कोर के अंदर डालते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आपके पास रिलेटिवली हाई थर्मल न्यूट्रॉन अब्सॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन वाले होते हैं। अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो बिलतरतीब कैडमियम का होता है 2450 बार्न, और आपके पास बोरान का होता है 755 बार्न, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब की बात चल रही है। तो इनकी पोजीशन को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं रिएक्टर कोर के अंदर के पावर लेवल को कंट्रोल कर लिया जाता है, और आप इसे एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इन्हें उठा लेंगे तो वो ज्यादा न्यूट्रॉन जाएंगे, एक्सेलरेशन ज्यादा ज्यादा उनकी ज्यादा मामला तेज हो जाएगा, नीचे गिरा देंगे तो स्लो हो जाएगा। तो आपके पास एक या दो ऐसी इमरजेंसी की रॉड्स होती हैं जिनको जब आप मुकम्मल गिरा देते हैं तो आपका प्लांट शट डाउन हो जाता है, यानी फर्दर फिशन होना नामुमकिन हो जाती है। ठीक होगी बात। तो ये अब आपको कोर के अंदर की कहानी पता चल रही है, ये पूरे जो आपका शेल था उसके अंदर की। अब इसके बाद जो मामला है वो कूलेंट। तो आपके पास जो मेन ऑब्जेक्ट है कूलेंट का, कि जो हीट पैदा हो गई है उसको यूटिलाइज करना और उसको जनरेट करना, यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी के आपके पास स्टीम पैदा हुई थी, स्टीम से आपकी टरबाइन चलाई थी, तो अब आपने एनर्जी तो हासिल कर ली। तो अब आपके पास कूलेंट कैसा होना चाहिए? हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला, लो डेंसिटी वाला, लार्ज स्पेसिफिक हीट वाला, लो विस्कोसिटी वाला। तो आपके पास जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये स्टीम जा रही है, ये मेन आपके थ्रॉटल से टरबाइन से गुजरी, अब आपने कंडेंस करना है, तो यहाँ पे आपको कूलेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास गैसेस कूलेंट एयर होती है, हीलियम है, CO2 है, लिक्विड कूलेंट में H2O, D2O है, लिक्विड मेटल कूलेंट होते हैं, लिक्विड सोडियम आपके पास है जिसमें सोडियम, पोटाशियम है, ब्रिलियम है, लिथियम है। तो कूलेंट्स को सर्कुलेट किया जाता है मेटलाइज पाइप के, जो आपके पास रिएक्टर की कोर के गिर्द क्या होते हैं, मूव करवाए जाते हैं ताकि हीट को ऑब्जॉर्व किया जा सके। बाकी तो ये जनरल मैकेनिज्म है कि हीट टरबाइन वगैरह वो तो जस्ट एक और चीज हो जाती, को जो न्यूक्लियर रिएक्टर तक का कंसेप्ट था वो यहीं तक था। अच्छा, तो अब आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास तीन तरह के रिएक्टर आते हैं, जिसमें पावर रिएक्टर होता है, यानी जो बिजली पैदा करने वाले, जैसे पाकिस्तान में कैनप है कराची के अंदर, तो आपके पास ये पावर प्रोड्यूस करते हैं। रिसर्च रिएक्टर होते हैं, जाहिर है रिसर्च कैरी करने के लिए, जैसे सर्न के अंदर है। तो आपके पास ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर वो होते हैं जो फ्यूल पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे डिटेल में इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ब्रीडर रिएक्टर की बेसिक अप्रोच क्या है। अब सेकंड कैटेगरी में जब हम चले जाते हैं तो फास्ट रिएक्टर होते हैं। तो इस फास्ट रिएक्टर में एक ब्रीडर रिएक्टर है, ये तो मगर इसमें मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं होता। थर्मल रिएक्टर की बात करें तो आपके पास इसका यानी पावर रिएक्टर ही थर्मल रिएक्टर के तौर पे शुमार होता है, उसी की कैटेगरी में आ जाता है ये। फिर थर्ड कैटेगरी के अंदर होमोजीनियस रिएक्टर, कि आपने क्या करना है कि जो सोल्यूशन लेना है यूनाइल नाइट्रेट का H2O में, उसे एनरिच कर देना है U38 में 1:6 की रेशियो में, तो ये फ्यूल का एक खास तरह से है, तो इसे हम होमोजीनियस रिएक्टर कहेंगे। हेट्रोजीनियस रिएक्टर में क्या है, स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर होते हैं जिसको हेट्रोजीनियस रिएक्टर कहा जाता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमारे कोर्स में भी नहीं है, जस्ट हम नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ब्रीडर रिएक्टर की खास अहमियत है, क्यों? क्योंकि एक ऐसा रिएक्टर है जो ज्यादा फ्यूल पैदा करता है, जितना उसने कंज्यूम किया उससे ज्यादा फ्यूल मजीद बना देगा। तो आप इसे FBR यानी फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर के तौर पे मानते हैं। आपके पास इसमें मॉडरेटर नहीं होता। ब्रीडर रिएक्टर में ब्रीडिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 आती है, मतलब कि जो नंबर ऑफ फिशनेबल प्रोड्यूस हैं वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ फिशनेबल कंज्यूम से, यानी नीचे वाला फैक्टर छोड़ा होगा और प्रोड्यूस वाला फैक्टर ज्यादा होगा। तो अब इसमें चूंकि मॉडरेटर नहीं है तो जो न्यूट्रॉन है वो तो तगड़े से टकरे शकरे मारेंगे, काफी एनर्जेटिक होंगे। तो जो कोर के अंदर है उसमें हम ब्लैंकेट बनाते हैं। तो ब्लैंकेट की क्या हमारे पास जरूरियात होंगी, तो हाई अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, लो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अब उस ब्लैंकेट के अंदर होता क्या है कि हम पूरी कोटिंग कर देते हैं यूरेनियम 238 की। अब जो न्यूट्रॉन फिशन के नतीजे में पैदा हुआ वो जाके उस ब्लैंकेट को टक्कर मारेगा, तो आपके पास यूरेनियम 239 एक्साइटेड स्टेट में पैदा हो जाएगा एक कंपाउंड न्यूक्लियस। ये डिके करेगा गैमा के साथ और यानी नॉर्मल हो जाएगा। फिर U239 आपके पास 2.3 दिनों के बाद डिके करेगा, किसमें जाएगा,
24 मिनट नेपच्यूनियम में चला जाएगा, यानी इसमें बीटा नेगेटिव डिके आएगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो आएंगे। फिर नेपच्यूनियम आपके पास डिके होकर पोलोनियम में जाएगा जो बीटा नेगेटिव, और आपके पास एंटी न्यूट्रिनो का साथ रिलीज होगी। इसी में दूसरा फ्यूल है यूरेनियम 233। जब आप इसको बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, थोरियम पे न्यूट्रॉन हिट करेगा, थ्रोनियम ऑक्साइड होगा, फिर डी ऑक्साइड होगा, गामा की मिशन के साथ थ्रोनियम आपके पास जाएगा प्लाटिनियम में, बीटा नेगेटिव डिके होगा, एंटी न्यूट्रिनो होंगे। फिर आपके पास प्लाटिनियम को ऑटोमेटिकली डिके करेगा 27 दिनों के बाद यूरेनियम 233 में। आप इस जगह पे देख भी सकते हैं कितनी टाइम में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ये बेसिक अप्रोच है ब्रीडर रिएक्टर की, कि आप फ्यूल बना रहे हैं, इसमें जैसे आपके पास प्लूटोनियम आ गया, इसमें आपके पास यूरेनियम 233 आ गया। अब आपके पास अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे आम जो इंसानी बनिनो इंसान के लिए इसका फायदा, वो तो हम इससे पावर हासिल करते हैं, यानी आपके पास बिजली बनाई जाती है। फिर आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत लार्ज तादाद में आइसोटोप्स बनाए जाते हैं। ये यानी हमारे पास जैसे सोडियम 4 की बात करते हैं कि सोडियम आप न्यूट्रॉन हिट करते हैं तो सोडियम आइसोटोप बन जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में आपके पास जाहिर सी बात है ये आइसोटोप्स वहां पे भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। न्यूट्रॉन सोर्सेज की बात करें तो आपके पास यानी रिएक्टर एक बहुत बड़ा सोर्स है न्यूट्रॉन का। हमने जब न्यूट्रॉन सोर्सेज पढ़े थे तब भी वहां पे जिक्र किया था। तो ये आपके पास बहुत सारे सेवरल, जैसे मैंने कहा, रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं इसमें, जो आपके पास बहुत सारी जगहों पे मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।